गाइस, तो ये जेंडर एमएम का पार्ट 2 वीडियो है और इसके अंदर जो बच गया था टॉपिक्स हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो जेंडर एमएम के जो भी जितने भी है जो भी टॉपिक्स है बहुत ही इजी हैं और बस रिमेंबर करने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, बाकी वो दिमाग में बैठ जाता है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जो हमें टॉपिक देखना है या पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका। तो इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें हमें टाइप पढ़ना है कि कितने टाइप के मटिया मेडिका की बुक्स आ रखी है। ठीक है, और कितनी मतलब किस ऑथर ने वो लिखी है, ये सब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब से होम्योपैथी आई है, जब से अभी तक में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। जैसे एक रिसर्च का कुछ दिया गया है कि जब हेनमैन का टाइम था उस टाइम से 128 रेमेडीज़ नोन थी, लेकिन आज के टाइम में 4000 से ज़्यादा ड्रग्स हमें पता है। वैसे ही अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में 372 बुक से ज़्यादा हमारे पास होम्योपैथिक मटिया मेडिका पे बुक्स है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है होम्योपैथी जब से वो मतलब डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इतनी सारी बुक्स है तो हमें उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा जिससे ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो हमें, और हम भी समझ सके कि इस वाली मटिया मेडिका में हमें क्या नॉलेज मिलेगी, या मतलब किस टाइप की नॉलेज आपको किस क्लासिफिकेशन के बेस पे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मटिया मेडिका ऑफ प्रूविंग। ये सारी जितने भी मटिया मेडिका की बुक्स है ना, वो उनके नाम से पता चल जाएगा कि वो किस पे बेस्ड है। जैसे फर्स्ट है मटिया मेडिका ऑफ प्रूविंग, इस पे क्या है, ये बिल्कुल प्योर और जो प्रूवन सिम्टम्स है ना उस पे ये मटिया मेडिका बनाई गई है। तो दीज मटिया मेडिका कंटेन प्योरली प्रूवन सिम्टम्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हो, मटिया मेडिका प्यूरा, ठीक है, जिसके 6 वॉल्यूम्स थे 1811 से 1821 तक। पर अर्लियर जिसे हमें अच्छे से समझ आ सके, इन सबको कंडेंस करके सिर्फ 2 वॉल्यूम में दे दिया गया, जो कि निकली थी 1830 और 1833 में। ठीक है, इसके अलावा एक और थी हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स एंड कंडेंस्ड मटिया मेडिका बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हायरिंग। ठीक है, तो ये मटिया मेडिका ऑफ प्रूविंग पे बेस्ड है। उसके अलावा सेकेंड है फिजियोलॉजिकल मटिया मेडिका। ठीक है, रिटन ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो जो एक्शन ऑफ ड्रग है उनके बेसिस पे अगर कोई मटिया मेडिका लिखी गई है तो उसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल मटिया मेडिका। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था हमारे लास्ट सेंचुरी में। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे फिजियोलॉजिकल मटिया मेडिका बाय डॉक्टर W.H. बर्ट, थेरेपेटिक मटिया मेडिका एंड टॉक्सिकोलॉजी, अ मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स बाय डॉक्टर रिचार्ड ह्यूग्स, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। और एक है मटिया मेडिका बाय डॉक्टर दास गुप्ता। ठीक है, तो ये आपको ना इन सारी बुक्स में से ना कुछ बुक्स को याद रखना होगा कि ये बुक कौन से मतलब किस टाइप की मटिया मेडिका है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ पढ़ाई जाती है हमें। उसके अलावा थर्ड टाइप है क्लिनिकल मटिया मेडिका। तो इट इज़ अनफेयर टू क्लेम दैट देयर इज अ बुक कंटेन प्योरली क्लिनिकल सिम्टम, बट दीज बुक इंक्लूड एंड गिव मोर स्ट्रेस ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर प्योरली क्लिनिकल सिम्टम्स ही दिए गए हो, लेकिन ये वाली बुक ज़्यादा स्ट्रेस करती है सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स पे। अब क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, मैंने ये आपको पिछली क्लास में बताया था। 2 टाइप के हम सिम्टम्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जिसका आपको आइडिया होगा क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, या जो डॉक्टर है वो आके देखता है इंसान पे या पेशेंट पे। सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद बताता है। और क्लिनिकल सिम्टम्स वो होते हैं जो जब हम प्रूविंग कर रहे होते हैं उस ड्रग की, तब वो नहीं पाए गए होते सिम्टम्स, लेकिन धीरे धीरे इंडिविजुअल के इंडिविजुअलिटी की वजह से कुछ सिम्टम्स और अपीयर होते हैं, तो उन सिम्टम्स को क्लिनिकल सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो उस पे बेस्ड अगर कोई बुक है तो वो क्लिनिकल मटिया मेडिका है। ठीक है, ऑल्दो कोई भी बुक ऐसा क्लेम नहीं करती है कि हमारे में सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स है, लेकिन इस वाले में मोस्ट या सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हो। तो सबसे पहले क्लिनिकल मटिया मेडिका बाय E.A. फेरिंगटन, द प्रिस्क्राइबर बाय डॉक्टर J.H. क्लार्क, क्लिनिकल रिपोर्टरी बाय डॉक्टर शेड, मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका बाय डॉक्टर W. बोरिक, हैंडबुक ऑफ मटिया मेडिका बाय डॉक्टर T.F. एलन, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटिया मेडिका बाय डॉक्टर क्लार्क। हाँ, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि हमें बुक्स पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे पूछ लेंगे कि क्लिनिका मटिया मेडिका किसने कौन है उसका ऑथर, तो आपको पता होना चाहिए E.A. फेरिंगटन। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा 4 टाइप की मटिया मेडिका है। कंपैरेटिव मटिया मेडिका,
कंपैरेटिव नाम से पता चल रहा है मैनी होम्योपैथिक मेडिसिन आर सिमिलर टू ईच अदर, और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको डिफ्रेंशिएट करना एक प्रिस्क्राइबर के लिए कि कौन सी मेडिसिन करेक्ट बैठेगी। तो उस चीज़ के लिए जैसे किसी के सेम सिम्टम्स है तो उस बेसिस पे कंपैरिजन के थ्रू ये मटिया मेडिका बनाई गई है। तो इसके अंदर ना बहुत सारे कंपैरिजंस दिखाए ईच अदर, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट देम इन ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब द करेक्ट मेडिसिन टू पेशेंट। देयरफॉर कंपैरेटिव मटिया मेडिका आर वेरी यूजफुल इन सच केसेस। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल कंपैरेटिव मटिया मेडिका बाय E.A. फेरिंगटन, कंपैरेटिव मटिया मेडिका बाय डॉक्टर H. ग्रॉस, प्लेन टॉक्स ऑन मटिया मेडिका बाय डॉक्टर पियर। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव मटिया मेडिका पे ये वाली बुक्स है। इसके अलावा फिफ्थ टाइप की मटिया मेडिका है थेरेपेटिक मटिया मेडिका। नॉलेज ऑफ थेरेपेटिक्स इज एसेंशियल फॉर एवरी प्रैक्टिशनर, फॉर दैट मटिया मेडिका शुड बी मस्ट। ठीक है, तो थेरेपेटिक्स या थेरेपेटिक की नॉलेज मतलब क्योर की नॉलेज होना, तो ऐसी मटिया मेडिका जिसमें क्योर के पर्पस पे वो बुक बनाई गई है उस मटिया मेडिका को थेरेपेटिक मटिया मेडिका कहते हैं। इसके बुक के एग्जांपल्स है जैसे पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक हिंट्स विद थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर C.G. रॉस, MM एंड थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर शूमेकर, प्रैक्टिकल होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर ड्यूई। ठीक है, तो ये 3 बुक्स इसके एग्जांपल्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने लर्न हो सकते हो उतने कर सकते हो। इसके अलावा एक और टाइप है जैसे जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव मटिया मेडिका। अब ये भी नाम से पता चल रहा है मोस्ट पॉपुलर एंड ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर द मटिया मेडिका। द ऑथर्स हैज डिस्क्राइब द ड्रग एज इफ दे वर सम लिविंग बींग्स। दिस टेक्निक वॉज वेरी हेल्पफुल इन गेटिंग द मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें ना जो ड्रग्स या रेमेडीज़ है, मटिया मेडिका आपको पता होगा रेमेडीज़ के लिए बुक होती है, इसमें रेमेडीज़ के बारे में लिखा गया है या ड्रग्स के बारे में लिखा गया है। तो डिस्क्रिप्टिव मटिया मेडिका में क्या होता है कि जो ड्रग है या रेमेडी है ना उसको एज ए ह्यूमन डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सपोज आपको पता होगा कि जैसे रस्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा जो लोग मतलब रेस्टलेस होते हैं उन चीज़ उसका ट्रायोज भी है ना, तो रेस्टलेस में दिया जाता है। तो उसको ऐसे बोलेंगे कि रस्टॉक खुद बता रहा है हाय आई एम रस्टॉक और मैं रेस्टलेस में दिया जाता हूँ और मेरे टाइम में मतलब ऐसा ऐसा होता है कि किसी को रिमोटाइड डायथीसिस है तो उस कंडीशन में दिया मैं जाऊँगा, मतलब ऐसे ऐसे करके वो खुद बता रहा है। तो जब जो ऑथर है उसने इस वे में कोई रेमेडी को अगर एक्सप्लेन किया है तो वो इस बुक में इस कैटेगरी में आएगा। जैसे इसके एग्जांपल है लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटिया मेडिका बाय डॉक्टर J.T. केंट, ये बहुत फेमस बुक है। ठीक है, होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स बाय डॉक्टर M.L. टायर, टेक्स्ट बुक ऑफ मटिया मेडिका बाय N.M. चौधरी, लीडर्स इन थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर E.B. नैश। ठीक है, उसके अलावा आगे एक्सप्रेसिव पिक्चर टाइप मटिया मेडिका, इसके अंदर क्या होता है ड्रग को पिक्चर के बेस पे डिस्क्राइब किया गया है। और एक और है पोइट्री और सॉन्ग टाइप मटिया मेडिका। इनके मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे क्योंकि ये इतने फेमस नहीं हुए अपने टाइम में और इसलिए इस टाइप की बुक्स ज़्यादा इतनी पॉपुलर नहीं हुई, तो इसलिए इसके आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मटिया मेडिका। बाद एक और टॉपिक होता है वो होता है कि क्या अप्रोचेस आप कौन कौन से अप्रोचेस से आप मटिया मेडिका पढ़ सकते हो। तो इस पे ना मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ये आप नेचुरली भी समझ सकते हो कि आप एनाटॉमिकली समझ सकते हो कोई भी सब्जेक्ट को या फिजियोलॉजिकल, या देखो जैसे ये होगा आप या तो 2 मेडिसिन को कंपेयर करके पढ़ोगे तो वो हो गई कंपैरेटिव स्टडी। अगर किसी मेडिसिन का आप उसको एनालाइज कर रहे हो किसी ह्यूमन बॉडी पे और फिर समझ रहे हो और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं फिजियोलॉजिकली, क्या क्या चीज़ों पे वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है, अगर ऐसे समझोगे तो उसको फिजियोलॉजिकल स्टडी कहेंगे। एनाटॉमिकल स्टडी कि आप हेड टू टो एक एक सिम्टम को देख रहे हो फिर स्टडी कर रहे हो तो उसको हम एनाटॉमिकल स्टडी कहेंगे, जो मेनली इस टाइप की स्टडी हमारे कॉलेज में या हम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कोई रेमेडी है उसको उसका रिलेशनशिप दूसरी रेमेडी के साथ देख के फिर पढ़ रहे हो तो इतने टाइप से आप बहुत सारे टाइप से पढ़ सकते हो। जैसे एनाटॉमिकल मैंने बताया, फिजियोलॉजिकल बताया, पैथोलॉजिकल कि किसी पैथोलॉजी पे जैसे किसी को कोई डिजीज़ है उसके बेसिस पे कि इस डिजीज़ पे हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो तो पैथोलॉजिकली आप पढ़ रहे हो। या स्टडी ऑफ मटिया मेडिका एट बिसाइड्स कि आप ऑब्जर्व करके किसी इंसान को कि ऐसे ऐसे किसी में दिखेंगे तो आपको यही देना है, तो किसी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो कहीं दूर से और फिर कुछ पढ़ रहे हो
तो उस टाइप की स्टडी, या कंपैरेटिव मैंने बताया दो मेडिसिन को कंपेयर करके, या थेरेपेटिक क्योर के पर्पस पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप कोई चीज़ है उसको कंबाइन करके पढ़ रहे हो, या सिंथेटिक स्टडी कर रहे हो, या इन सब से, या कोई रिलेशनशिप रेमेडी का देख रहे हो फिर पढ़ रहे हो, या ग्रुप स्टडी कर रहे हो। ग्रुप स्टडी होता है कि सेम ग्रुप की जो मेडिसिन है उनके सेम टाइप के फंक्शंस हो जाएंगे, या सेम टाइम के सिम्टम्स शो करेंगे, तो इस टाइप से आप स्टडी कर रहे हो। तो ये सारे डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल होता है वो उस अप्रोच से पढ़ता है, और जिसको जो कंफर्टेबल हुआ ऑथर को, उसने उस बेसिस पे अपनी बुक्स लिखी है। तो हर अप्रोच पे आपको कोई ना कोई बुक मिल जाएगी, और हर अप्रोच पे कोई ना कोई आपको ऑथर मिल जाएगा। तो ये इतने सारे अप्रोचेस होते हैं कोई भी मतलब मटीरियल मेडिका को पढ़ने के लिए। तो ये भी एक टॉपिक था, तो मैंने ये भी थोड़ा सा आपको टच करवा दिया कि ये क्या था। इसके बाद एक और टॉपिक आता है कि अगर होम्योपैथिक फार्मेसी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा, और मटिया मेडिका, ये बहुत लोगों को थोड़ा सा सिमिलर लगता है, क्योंकि यार दोनों में हम थोड़ा बहुत मतलब अपने फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ रहे हैं या रेमेडी ही पढ़ रहे हैं। तो क्या है बेसिकली डिफरेंस, या क्या है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, वो एक तरीके से। तो आपको पता होगा कि हम जब होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ते थे तो उसमें हम ड्रग प्रूविंग के बारे में हमने बहुत कुछ नॉलेज ली है। हमने नॉलेज लिया कि हम ड्रग सब्सटेंस कैसे कलेक्ट करें, प्रिजर्व करें, उनको प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके अलावा कि हमने ड्रग सोर्सेज के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की आपको पता, ये सब मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, तो आप देख सकते हो। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हम प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, कि हम प्रॉपर डोजेस कैसे दें, ठीक है। उसके अलावा प्रिपरेशन, पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन, और जनरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, ये सब हम लोग पढ़ते थे होम्योपैथिक फार्मेसी में। और इन सब के बेसिस पे ही हमारा मटिया मेडिका हुआ है। जैसे आप इमेजिन करो, अगर ड्रग प्रूव ही नहीं होता तो हम कैसे उसको किसी बुक में लिखते रेमेडी के थ्रू, मतलब रेमेडी बना के, और कैसे हम किसी और को देते। तो एक तरीके से मटिया मेडिका, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक बुक है जिसके अंदर मतलब एक मेडिकल मैटर है। मटिया मेडिका का एक दूसरा नाम ही है इंग्लिश में, अगर हम इसको बोले तो मेडिकल मैटर, जिसके अंदर रेमेडी के बारे में लिखा गया है कि ठीक है। तो आप खुद इमेजिन करो, अगर वो ड्रग प्रूव ही नहीं होती तो रेमेडी कैसे बनती। वैसे ही अगर वो ड्रग हमने कलेक्ट ही नहीं की होती, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि कैसे कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, कैसे उसको पोटेंटाइज करना है, कैसे डोजेज लिखते हैं, ये सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, तो मटिया मेडिका कैसे फॉर्म होता। तो ये बेसिक रिलेशनशिप होता है एक होम्योपैथिक फार्मेसी और मटिया मेडिका में, ठीक है। अब स्कोप या लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। स्कोप्स क्या है होम्योपैथी के, या क्या लिमिटेशंस है, बहुत कुछ। पर हम मटिया मेडिका के स्कोप्स या लिमिटेशंस क्या है उसके वे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक तो होम्योपैथी एक रैशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। उसके अलावा ड्रग प्रूविंग बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमंस पे होती है, और पैथीज में सिंथेटिकली ड्रग्स प्रिपेयर होते हैं और वो एनिमल्स पे दिए जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलिमम। तो हमने पिछले क्लास में भी एक 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स पढ़ा था। उसके अंदर एक जो मेन और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ था वो ये था कि हमारा जो होम्योपैथी है वो लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस्ड है, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसमें। तो उस पे बेस्ड होना इसका एक मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी, इनमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ हमारे पैथी में ही पाया जाता है। इसके अलावा इंडिविजुअलिटी, हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंसान पे, हर इंसान पे डिफरेंट रेमेडीज़ वर्क करती है, और वो क्यों वर्क करती है हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इंडिविजुअलिटी करते हैं हर एक इंसान का। तो ये भी बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एडवांटेज देता है हमें और दूसरे पैथीज पे, ठीक है। उसके अलावा अब इसकी लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले हम जो प्रूविंग्स करते हैं वो कभी कभार वेरिएबल हो जाती है, पैथोलॉजिकल चेंजेस। अगर कुछ कोई पैथोलॉजी, जैसे कोई पैथोलॉजी आई, तो अगर पैथोलॉजी ने कुछ चेंजेस किए अपने में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पूरे के पूरे सिम्टम्स का मतलब वो पूरा पूरा रेमेडी ही बदल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे पूरा पूरा रेमेडी बदल जाता है। तो इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाती है। उसके अलावा हमारे जो है ना बेस्ड है मोर ऑन सब्जेक्टिव सिम्टम्स, लेस ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये बुक की बात लिखी गई है, पर ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ही बहुत देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और है, अ लॉट ऑफ सिम्टम्स शुड बी नोन। और ये तो आप लोग भी मानोगे कि एक एक रेमेडी पढ़ने के लिए हमें कितने ज़्यादा सिम्टम्स
को करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, कितने सारे सिम्टम्स को समझना पड़ता है कि सिर्फ कोई एक इंसान है वो अगर आके बोल दे कि मुझे खांसी है तो मैं उस पर किसी भी इंसान को मैं कोई दवाई नहीं दे सकती और आप भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बहुत सारे सिम्टम्स को देखना पड़ेगा, तभी हम कोई ना कोई उसको दवाई दे सकते हैं। तो ऐसा कि हमें हर दवाई का इतने सारे सिम्टम्स लर्न करना, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो इसलिए ये भी एक तरीके से लिमिटेशन है मटिया मेडिका की, ठीक है। तो ये हो गई बात स्कोप और लिमिटेशन की। इसके बाद आती है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मियाज़म्स क्या होते हैं। तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं। तो गाइज़ इसके बाद थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, मियाज़म्स और टेम्परमेंट, ये 3 चीज़ मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये ख़त्म होए तभी जाना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे फॉरमोस्ट जो चीज़ आपको समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि मेकअप ऑफ द बॉडी, कि क्या अंदर से इंटरनली है। जैसे द लिटरल वर्ड मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, मतलब एक तरीके से बिहेवियर और कैसे वो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है या बॉडी है किसी भी इंसान का, ठीक है। तो आप समझ सकते हो हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आप हेरिडिटली भी गेन करते हो और आपको आप जैसा एनवायरनमेंट में रह रहे हो उससे भी आप एक्वायर करते हो, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं अपने नोट्स में। इट implies the aggregate of all sufficiently stable functional and morphological characteristics of an organism which determine the specificity, मतलब अलग सब एक दूसरे से अलग है, of its reaction to external agents, ठीक है। मतलब मैंने जो चीज़ बोली वही चीज़ लिखी गई है कि फंक्शनली और मॉर्फोलॉजिकली हमारे जो कैरेक्टर्स है वो कैसे हर एक दूसरे इंसान से डिफरेंट है और स्पेसिफिक है हम लोगों के लिए, जो कि हम एक तरीके से हमारा रिएक्शन होता है एक्सटर्नल एजेंट्स के लिए। तो वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी, मतलब बेस्ड है हेरिडिटी पे, मतलब हमारे जेनेटिक्स पे। एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो थोड़ा तो हम अपने जेनेटिकली मिलता है हमें और थोड़ा सा हम एक्वायर करते हैं बाहर से, मीन्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली अफेक्टेड, ठीक है। अ हेल्दी लाइफ इज द हार्मोनियस प्ले ऑफ माइंड एंड सोल। ये तो आप भी मानोगे कि अगर आपकी बॉडी ठीक है, माइंड सही नहीं है, तब भी आप बीमार हो, और अगर आपका माइंड ठीक है पर बॉडी ठीक नहीं है तब तो आप हो ही बीमार, ठीक है। तो दोनों का एक बैलेंस ही एक हेल्दी लाइफ कहलाता है, विच इज़ गवर्न बाय वाइटल फोर्स, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड द मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ वो कैसा है, जैसे वो बिल्ट कैसा है, सपोज किसी इंसान का कि वो दिखने में कैसा है, मोटा पतला, या उसकी इम्यूनिटी कैसी है, ये सब समझना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसका माइंड कैसे बिहेव कर रहा है, किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, और ये सब भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका मेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये सब भी समझना कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथ में नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आयुर्वेद में भी मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, जैसे आपने ये चीज़ सुनी होगी वाता पित्ता कफ, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिफरेंट टाइप का डिफरेंट टाइप से देखने का नज़रिया है आयुर्वेदिक सिस्टम में, ठीक है। तो इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अपने होम्योपैथ में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से रेमेडी दो तो बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बेस्ट वर्क इन सेल मेडिएटेड एलर्जीज, एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स एंड हार्मोनल डिफेक्ट्स। तो आप समझ सकते हो किसी को अगर रिएक्शंस हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ खा के, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है ना, या उसके जेनेटिक्स पे बेस्ड है ना। तो ऐसी चीज़ों पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इस चीज़ के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है छोटी सी, फिजियोग्नोमी क्या होता है। तो फिजियोग्नोमी क्या होता है कि अगर आप किसी एक इंसान को देख के सिर्फ उसके वो कैसे बिहेव कर रहा है, इन सब को देख के आप ये समझ सको कि उसका कैरेक्टर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन या उसका टेम्परमेंट कैसा है। अगर किसी भी इंसान को आप देख के डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर एंड टेम्परमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज फीचर्स, मतलब उसके फीचर्स को देख के वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये सब देख के अगर आप समझ सको कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परमेंट क्या है, तो उस टर्म को फिजियोग्नोमी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म है। ऐसे हमने बहुत सारे टर्म्स अपने क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, जैसे आपको याद आ रहे होंगे फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसे ही टर्म्स धीरे धीरे फिर से आएंगे मटिया मेडिका में।
तो ये बात हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आ जाते हैं मियाज़म्स पे। तो मियाज़म्स क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए मैं आपको अलग से एक पेज पे समझाती हूँ। सबसे पहले ना दो टाइप के, सबसे पहले आपको डिजीज़ पता होंगे कितने टाइप के होते हैं। जो हम मेजर मेजर दो टाइप के पढ़ते हैं वो यही होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, जिसका मेजर डिफरेंस आपको पता होगा क्या होता है। इसके अलावा होम्योपैथ में ऐसा कहा जाता है कि एक्यूट डिजीज जब होता है, जब मतलब दो टाइप के कॉजेज होते हैं। कोई भी डिजीज, कोई भी चीज़ होने के लिए कॉज होना पड़ता है, ठीक है। तो कॉज दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्साइटिंग कॉज हो सकता है, ठीक है, एक्साइटिंग एक्साइटिंग कॉज हो सकता है, या फंडामेंटल कॉज हो सकता है, ठीक है। जैसा आपको समझ आ रहा है, एक्साइटिंग मतलब कि कोई चीज़ जिसने कुछ चीज़ पहले से आपके अंदर थी, उस चीज़ को एक्साइट कर दिया, ठीक है। और फंडामेंटल क्या हुआ कि स्टार्टिंग से कुछ फंडामेंटली रॉन्ग हुआ, तो उसने कोई डिजीज़ को फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब अगर जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे बारिश से आप आए और बाहर बारिश हो रही थी, आप बारिश से आए और घर पे आए तो आपको 2 दिन में सर्दी हो गई, ठीक है। तो बारिश आपका एक्साइटिंग कॉज हुआ और आपको सर्दी हो गई, तो वो एक्यूट डिजीज़ में बन गया, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं एग्जांपल एक और देती हूँ फंडामेंटल कॉज का, कि धीरे धीरे आप सपोज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते थे, और मतलब कुछ जेनेटिकली भी था कि आपके घर में चला आ रहा था कि आपको हाई बीपी हो गया, तो वो आपका फंडामेंटल कॉज हुआ जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक डिजीज हाई बीपी हो गया, ठीक है। तो दो टाइप के कॉज होते हैं हमेशा, एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज। एक्साइटिंग कॉज हमेशा एक्यूट डिजीजेस फॉर्म करता है और फंडामेंटल कॉज हमेशा क्रॉनिक डिजीज फॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल कॉज को एक और नाम दे दूँ, इसका नाम अगर मैं मियाज़म्स रख दूँ, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। तो एक तरीके से आप यही समझ सकते हो कि फंडामेंटल कॉज का दूसरा नाम है मियाज़म्स, ठीक है। इसको समझने के लिए मुझे खुद बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये मियाज़म्स होते क्या हैं, और आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत जस्टिस किया होगा। तो अगर अब आप इसको यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनमैन, दे आर इन्फेक्शियस प्रिंसिपल्स विच एक्सप्रेस देमसेल्स इन स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज कौन कौन सी? सिर्फ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। Knowledge of miasmatic phenomena would be a complete knowledge of all that disease, all that is known as disease. Henman mentioned 3 types of miasms, ठीक है। सबसे पहले डिजीज कौन कौन से होते हैं? एक्यूट, हाफ एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। अब क्रॉनिक डिजीज को होने के लिए कुछ कॉज चाहिए होगा, फंडामेंटल कॉज। तो वो कॉज कौन कौन से हो सकते हैं? सोरा, साइकोटिक, सिफेलिटिक और ट्यूबरकल, ठीक है। तो 4 टाइप के मियाजम्स होते हैं मेन, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा मियाजम, दीज मियाजम्स कैन बी एक्टिव, लेटेंट और डोरमेंट, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, अगर एक्टिव है तो आपको दिखेंगे उसके सिम्टम्स, लेटेंट है तो वो सिर्फ उस पीरियड के लिए लेटेंट है, डोरमेंट है कि वो भी डेवलप ही नहीं हुआ है, ठीक है। द ट्रू सिमिलिया इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग मियाजम, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको कोई एग्जैक्ट मेडिसिन देनी है तो वो मियाजम पे बेस्ड होके ही ट्रू सिमिलिया फॉर्म करेगी, नहीं तो वो फिर ऐसी वाली मेडिसिन हुई, ठीक है। उसके अलावा एक फन फैक्ट टाइप लिख दिया है, मतलब फन फैक्ट नहीं, मतलब एक फैक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, कि सोरा मियाजम इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीज इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड इट इज़ द रियल फंडामेंटल कॉज, ठीक है। तो हमेशा कोई भी बीमारी स्टार्ट होती है तो वो सोरा से स्टार्ट होती है, मतलब हमेशा तो नहीं, अभी बहुत सारे मिक्स्ड मियाजम्स भी आते हैं और बहुत से अलग अलग भी, लेकिन सोरा मियाजम को या सोरा कॉज को मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस कहा जाता है, ठीक है। अब ये सारे कॉजेज जो है ना, इनके हमें पढ़ने होंगे डिफरेंशियल चीज़ें, कि ये कैसे, ये सोरा, साइकोटिक, सिफेलिटिक, ट्यूबरकल, ये चारों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसको हम बहुत सारे बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सब कुछ रटने वाला है, या सब कुछ आप समझ सकते हो कि एक तरीके से आप इसको ना एक स्टोरी की तरह समझ लो, कि सोरा को समझ लो कोई इंसान होगी, वो ऐसे ऐसी होगी, साइकोटिक को ऐसा इंसान होगा जो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो आप इसको और अच्छे से लर्न कर पाओगे। सबसे पहले फिजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फिजिकली आपको सोरा वाले कैसे लोग दिखेंगे? तो रिएक्शन ऑन बॉडी ऑन एक्सपोजर टू सराउंडिंग स्टिमुलाइज लाइक नॉइज, लाइट, ऑर्डर एंड प्रोड्यूस प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, नोजिया एंड डिस्कम्फर्ट। तो ऐसे लोग जिनको थोड़े से भी एक्सपोजर बाहर के नॉइस या लाइट या ऑर्डर से प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जैसे हेडेक, नोजिया या डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, तो वो हुआ उनका फिजिकल एक्सप्रेशन, सोरा क्या कहते हैं,
सोएटिक पीपल को, ठीक है। उसके बाद साइकोटिक कैसे होंगे, वो होते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू समथिंग स्पेसिफिक अराइजिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स लाइक ट्यूमर्स, एलर्जीज एक्सेट्रा। तो ये लोग हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस या रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसके अलावा सिफिलिटिक क्या होगा, सिफिलिटिक ऐसा जो कि नॉट मैनेजेबल, अब मैनेज नहीं हो सकता, और ये डिस्ट्रक्शंस धीरे धीरे कॉज करने लग जाता है, लाइक गैंग्लीन, अल्सरेशन, बॉडी एंड माइंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, पर्सन गिव अप। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि सौरा स्टार्ट हुआ है रिएक्शन, जैसे हेडेक वेडेक नोजिया, थोड़ा सिंपल है। उसके अलावा साइकोटिक थोड़ा सा हाइपर इंटेंस हो गया है रिस्पॉन्स, और सिफिलिटिक उसने पूरा रिस्पॉन्स ही अपना छोड़ दिया, अब पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे अल्सरेशन आपको पता होगा, इसमें डिस्ट्रक्शन होता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन का, तो एक तरीके से हर टाइप में गैंग्लीन है, ये भी एक तरीके से डिस्ट्रक्शन है बॉडी का। तो अगर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो वो सिफेलिटिक फेज में आ चुका है, ठीक है। अब मतलब ठीक है, समझ गए होंगे। उसके अलावा ट्यूबरकल, ट्यूबरकल क्या होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट मियाज़म है, कॉज है, तो ये लेकिन हमें भी इसको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशनल इम्बैलेंस, वीक लंग्स, ऑफेंसिव हेड स्वेट, वर्स ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड, एपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग गम्स, लॉन्ग आई लैशेज, क्रेव फॉर सॉल्ट, एनेरूसिस, एनेरूसिस मतलब होता है यूरिन ना आना, ठीक है, आई थिंक सो, मैं इसको एक बार करेक्ट करके बता दूंगी। ब्लीडिंग स्टूल्स, डायरिया, अनीमिया, वीकनेस, एक्ने, वाइट स्पॉट्स ऑन नेल्स एंड नाइटमेयर्स। तो ऐसे लोगों को मतलब कुछ लोगों को अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, तो वो ट्यूबरकुलर टाइप के लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा अब है पर्सनालिटी कैसी होती है इनकी। तो सोरेटिक जो है, सौरा वाले लोग होते हैं, वो हाई एंड लोज, स्ट्रगलिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, constant feeling of anxiety, feel like that he can't do anything, insecurity, anxiety about future, mentally अलर्ट, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बाहर के लोगों से थोड़ा सा डील कर रहे होते हैं। सॉरी गाइस, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में, ठीक है। तो सौरा वाले जो थे वो क्या करते हैं ना, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक होता है, वो हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, बाहर के जो वर्ल्ड के लोग होते हैं उनसे ही हमेशा डील कर रहे होते हैं, थोड़े से इनसिक्योर होते हैं अपने बारे में, लेकिन मेंटली अलर्ट होते हैं, और हमेशा वो स्ट्रेस कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो इस टाइप की पर्सनालिटी होती है। साइकोटिक क्या होता है, वो थोड़े से सिक्रेटिव हो जाते हैं, मतलब अपने अपने अंदर रखते हैं, टेंस रहते हैं, और अपनी जो वीकनेस है उसको छुपा के रखते हैं, ठीक है। और वो कॉन्स्टेंटली ना अपने जो सिचुएशंस है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी को बताना नहीं एक तरीके से, और उनकी जो हैबिट्स होती है बिल्कुल फिक्स्ड होती है, ठीक है। और थोड़े से सस्पिशियस, जेलस और फॉरगेटफुल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिफिलिटिक लोग क्या होते हैं, सिफिलिटिक लोग जो होते हैं स्ट्रॉन्ग पेसिमिस्टिक हो जाता है। आप समझ ही सकते हो कि ये जो पर्सन होता है वो टोटली गिव अप कर देता है, तो इसलिए इसका जो माइंडसेट होता है वो भी पेसिमिस्टिक हो जाता है, और एक तरीके से डिस्ट्रॉइंग टाइप की इसकी मेंटालिटी हो जाती है, और ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता है एडजस्ट करने का, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और वायलेंट हो जाता है, और इसके जो डिसीजन होते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप के होते हैं कि बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेगा, किसी की सुनेगा नहीं। इसके अलावा मेंटली डल, पैरालिसिस और सुसाइडल टाइप के इसके थॉट्स आते रहते हैं, थोड़ा सा स्टूपिड, स्टबर्न, जिद्दी और होमिसाइडल टाइप के पर्सनालिटीज़ होती है, ठीक है। मतलब होमिसाइड मतलब कि ऐसा लगता है इन्हें कि हमें आगे को मार देगा, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरकल में क्या होता है, ट्यूबरकुलर में डिससेटिस्फैक्शन होता है, और इसके अलावा ये ना अपनी जो बात है वो बार बार चेंज करते रहते हैं, तो चेंजेस, ठीक है। इसके अलावा डज हार्मफुल थिंग्स टू वन सेल्फ, तो ये अपने साथ ही बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इनकी पर्सनालिटी। इसके बाद आता है इनका जनरल नेचर, ठीक है। तो सौरा वाले कैसे से होते हैं, इनके जो डिजीज़ होते हैं वो इचिंग होती है, उनमें बर्निंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और इनकी वजह से लीडिंग टू कंजेशन, ठीक है। इसके अलावा ये लोग फिलोसफर्स, सेल्फिश, रेस्टलेस और वीक और फियरफुल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइकोटिक, इसमें साइकोटिक में क्या होता है, कोई भी चीज़ का ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है, तो इसमें ना ग्रोथ होने लगती है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, वॉट्स, फाइब्रस टिश्यूज़, जैसे कहीं पे फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, तो ऐसे डिजीजेस साइकोटिक डिजीज़ में आएगी। कॉन्डलोमोटा माटा, अटैक इंटरनल ऑर्गन्स, और धीरे धीरे अटैक करने लग जाता है इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे पेल्विस और सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। इसके अलावा सिफिलिटिक कैसे होता है, मैंने बताया, इनका सब कुछ डिस्ट्रक्टिव याद कर लो
तो डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, जैसे अल्सरेशन, फिशर्स, डिफॉर्मिटीज़, और ये बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, इनकी मेमोरी भी डिमिनिश होने लग जाती है। इसके अलावा ट्यूबरकुलर कैसे होते हैं, इनकी जो सिम्टम्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, फिक्स सिम्टम्स नहीं आती, तो चेंजिंग सिम्टमोलॉजी, वीकनेस और शिफ्टिंग इन लोकेशन, ये अपने लोकेशन चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा इनको हमेशा डिससेटिस्फैक्शन होता है, केयरलेस होते हैं, टॉलरेंस नहीं होता, और ये क्रेविंग करते हैं, क्रेविंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर देम। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों की क्रेविंग करते हैं खाने में जो इनके लिए अच्छा नहीं है, इन्हें भी पता है लेकिन ये फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ों को क्रेविंग करते हैं, जैसे समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पेन्स और म्याज़म, तो म्याज़म वालों कैसे पेन होते हैं, तो सौरा वाले लोगों को न्यूरोलॉजिकल टाइप का पेन होता है, लाइक सोर ब्रूस्ड और बेटर, मतलब सोर ब्रूस्ड फीलिंग आती है और बेटर हो जाता है रेस्ट के साथ, और जैसे ये लोग चलते हैं तो अभी मोशन करते हैं तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा साइकोटिक के कैसे होते हैं, मेनली जॉइंट पेन्स होते हैं, लाइक रूमेटिक पेन्स, और ये जो होता है ख़राब होता है कोल्ड के साथ, लेकिन जब ये चलते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इनको पेन स्टिचिंग पल्सेटिंग पेन होते हैं। इसके अलावा जो सिफिलिटिक होते हैं उनको बोन पेन्स होते हैं, लाइक टियरिंग, किसी ने कुछ मसल टियर कर रखा है बोन से, ऐसा कुछ पेन होता है, जैसे, ठीक है। इसके अलावा बर्स्टिंग पेन, ठीक है, कि बर्स्ट कर रहा है, जैसे हमारे अंदर कुछ बर्स्ट कर गया, तो इस टाइप का पेन जैसे, ठीक है। इसके अलावा बर्निंग पेन, ऐसे पेन्स होते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलर वालों को ग्रेट एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थकान होती है, और इनको ऐसा लगता है कि हमें कभी अच्छे से रेस्ट मिली नहीं है, तो नेवर इनफ रेस्ट और सच, ठीक है। और अगर ये सन में जाते हैं तो ये अपने जो इनका जो भी सिम्टम होता है वो रिलीफ हो जाता है और उससे इनको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। उसके अलावा क्लिनिकल कंडीशंस अंडर मियाज़म, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आप इन मियाज़म्स के अंदर पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था सौरा, तो सौरा के अंदर आप कौन कौन सी पढ़ सकते हो, एसिडिटी, बर्निंग, कैंसर एक तरीके से ना अच्छे से क्लासीफाई नहीं हुआ है, या मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि कैंसर को किस में डालना है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। एसिडिटी, बर्निंग, सार्कोमाज, कॉन्स्टिपेशन, एपिलेप्सी, फ्लोट्रेंस, हॉर्सनेस, इचिंग, लेप्रोसी, बर्निंग इन स्पाइनल कॉर्ड, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड आइज, तो ये सारी डिजीजेस आप सौरा में डाल सकते हो। उसके अलावा साइकोटिक में एबॉर्शंस, एक्ने विथ पस, एंजाइना, अनीमिया, अपेंडाइसिटिस, वूपिंग कफ, colic and pelvic diseases, piles, nephritis, gout arthritis, diastema, dysmenorrhea, herpes, urinary ailments, ठीक है। तो ये सब आप डाल सकते हो साइकोटिक में। इसके अलावा सिफिलिटिक में बहुत सारे हैं, जैसे डिस्चार्ज, putrefaction, blindness, varicose, ulcers, caries, carcinoma, fistulas, fungal diseases, gangrene, bone marrow inflammation, leukorrhea, skin diseases with oozing pus, sterility, immature deaths, cardiac attacks, suicidal deaths, insanity, tuberculosis, ulcers of nose, ear, mouth, ये सारी सिफिलिटिक टाइप की डिजीज़ होगी, ठीक है। उसके अलावा एकिंग पेन्स इन नीज, स्वेलिंग, अस्थमा, टीथ में डिस्ट्रक्शन, बोन मैरो, डायबिटीज़, ड्राई कफ, एक्जिमा, एपिलेप्सी, एक्सट्रीम फैटिग, वीकनेस, ग्लैंड एनलार्जमेंट, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, मलेरिया, इंसोमनिया, नॉक्टर्नल प्रेस्पिरेशन, पेल्पिटेशन, प्रोफ्यूज हैमरेज, निमोनिया, रिंग वॉर्म, नेसल कोराइजा, ये सारी किस में आएगी, हमारे ट्यूबरकुलर में इस टाइप की क्लिनिकल कंडीशन देखी जाएगी, तो ये इस टाइप के मियाज़म में आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई मियाज़म की। तो हमने मियाज़म्स भी कंप्लीट कर लिया और मेरा मन था कि मैं टेम्परमेंट भी करवा दूंगी और समझ लेंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है वीडियो और इतना बड़ा तो हम लोगों का क्या कहते हैं कंसंट्रेशन पावर होती है नहीं, तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो को। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया, कुछ भी न्यू चीज़ आपने पढ़ी हो, समझी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे हम लोग भी थोड़ा सपोर्ट हमें मिल सके। तो एनीवे ये था वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, बस यही कहूँगी। तो अब मैं चाहती हूँ बाय बाय बाय।